नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव के इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल की का जो युद्ध है, ये युद्ध इन दोनों देशों पर भारी पड़ता दिख रहा है। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि ये युद्ध जल्दी ही खत्म होगा और ईरान सरेंडर करने वाला है, लेकिन ईरान लगातार हमले कर रहा है और हमलों की वजह से न केवल इसराइल में बल्कि जो मध्य पूर्व के देशों में अमेरिकी ठिकाने हैं वहाँ भी ज़बरदस्त तबाही देखी जा रही है। इन सब के बीच अमेरिका एक तरीके से जो उसके यूरोपीय साथी देश हैं, वो उससे दूरी बना चुके हैं, काफ़ी हद तक दूरी बना चुके हैं, या यूँ कहें कि इस युद्ध में अमेरिका के साथ बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। क्या है इसकी वजह? और इसके अलावा लगभग 2 हफ्ते का ये युद्ध अब तक हो चुका है, अभी भी उसके ख़त्म होने के आसार नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। इन सब के बीच यूरोपीय देशों में क्या हलचल है इस लड़ाई को लेकर? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार अखिल रंजन। लंदन में रह रहे हैं, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार है, कई संस्थानों में काम किया है आपने, बीबीसी में लंबे समय तक काम किया है, इसके अलावा रॉयटर्स में और कई दूसरे संस्थानों में, भारत में भी और विदेशों में भी। इस समय आप लंदन में रह रहे हैं। अखिल जी, कैसे हैं? क्या कुछ चल रहा है? क्या इस लड़ाई को लेकर वहाँ यूरोपीय देशों में, ब्रिटेन में, लंदन में किस तरीके का माहौल है? क्या चर्चा है? देखिए, चर्चा तो वही एक आम जो चिंता है, लेकिन सबसे पहले आपको और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार और धन्यवाद। चिंता, एक वैश्विक चिंता तो जो मुख्य बात है वो तो लगभग सभी जगह सेम है। ये जो ऊर्जा को लेकर, तेल, ऑयल और गैस को लेकर जो चिंता है वो है। उसके साथ साथ जब भी हम देखते हैं कि जब भी इस तरह का कोई संकट आता है, जब ऑयल एनर्जी पे जब इशू होता है, मुश्किलात होते हैं, तो उसके साथ साथ दूसरे ये एक ऐसा कमोडिटी है कि ये दूसरे चीजों पे दाम भी जो है बढ़ाते हैं, और फिर जो ऑलरेडी विश्व के बहुत सारे देश और यूरोपियन कंट्री भी देखते हैं कि जो खाद्य संकट से जूझ रहे हैं, लोग अपने रोजमर्रा के जो जरूरत है उनको पूरा करने के लिए जो जूझ रहे हैं, तो वो तो एक सामान्य चिंता है आम नागरिकों के लिहाज से। क्योंकि इस युद्ध से, जैसे पहली बार जैसे हमने देखा था कि कोविड से हर व्यक्ति जो है परेशान हो रहा था, इस युद्ध से हम देख रहे हैं कि भारत के गांव शहरों से लेकर और यूरोपीय देशों तक एक चिंता तो जाहिर है कि अगले दिन खाना कैसे बनेगा और हम ऑफिस जाएंगे या नहीं जा पाएंगे। दूसरी बात है कि जो एक पॉलिटिकल जो लोग हैं या चाहे आम जनता के बीच जो सोच है वो एक काफी डिवाइडेड है। जैसे अभी मैं देख रहा था कि यहाँ पे एक इस हफ्ते अगले परसों या सैटरडे को एक वो प्रोटेस्ट होने वाला था, प्रो ईरान प्रोटेस्ट होने वाला था। उसको यहाँ की पुलिस, लंदन में जी, उसको यहाँ की पुलिस ने इस वजह से मना कर दिया, परमिशन नहीं दिया है कि अगर आप प्रो ईरान प्रोटेस्ट करोगे तो जो एंटी ईरान प्रोटेस्ट है या वो लोग हैं वो भी आएंगे, और इसकी संभावना है कि कुछ हिंसात्मक वो हो जाए, इशू हो जाए, और तो इसको सिक्योरिटी का इशू बनाकर उन्होंने मना कर दिया। तो ये सब चीजें तो मुझे लगता है कि हर जगह हम एक इतने पॉलिटिकली पोलराइज सोसाइटी में रह रहे हैं कि तमाम सारी बातें जो है यहाँ भी उसी तरह से चल रही है। जैसे भारत में लोग एक पक्ष को सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरे को नहीं कर रहे हैं, उसी तरह एक बड़ा तबका है जो दूसरे को सपोर्ट कर रहा है, एक को नहीं कर रहा है। जी, तो ये बिल्कुल वहाँ पर प्रोटेस्ट की आपने बात की कि ईरान समर्थक लोग, ये ईरान के लोग हैं या फिर जो कहा जाए कि खाड़ी देशों के लोग हैं, या उसमें एक तमाम एक और लोगों की भी सहभागिता थी, या कोई ऑर्गेनाइजेशन इसको ऑर्गेनाइज कर रहा था? ये किस तरीके का प्रोटेस्ट है जिसको परमिशन नहीं दी गई? एक ऑर्गेनाइजेशन है, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है, जो वहाँ प्रो इस्लामिक रेजीम है जो ईरान में, उनके समर्थक हैं, तो उनके बैनर तले ये प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज होने वाला था। अच्छा,
एक चीज़ और अखिल जी, वहाँ पर अगर ये जानना चाहें, आज आपने पता नहीं देखा है कि नहीं देखा है, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बात कही है कि हम ईरान से लड़ाई जीत चुके हैं और ईरान सरेंडर करने वाला है, लेकिन आप लोग न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अखबारों पर मत भरोसा करिए जो ये बता रहे हैं कि हम लड़ाई हार रहे हैं। मेरा ये कोट करने का मकसद ये था कि इसको लेकर वहाँ पर ब्रिटेन की मीडिया हो या अन्य यूरोपीय देशों में अगर आपकी निगाह पड़ी हो, वहाँ पर इस लड़ाई को लेकर किस तरह की चर्चा है, चर्चा यानी कैसे रिपोर्ट की जा रही हैं और किस तरह के उस पर संपादकीय लिखे जा रहे हैं, उस पर उसको एनालाइज किया जा रहा है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अब देखिए, यहाँ पे भी एक मीडिया का बड़ा हिस्सा जो है वो डिवाइडेड है। लेकिन हम बहुत सारे ऐसे मीडिया संस्थान हैं जिनको ऐसे ढांचे में ढाल दिया गया है कि ये सेंटर टू लेफ्ट हैं या वामपंथी हैं या जो भी है, लेकिन एक क्रेडिबल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन तो है ही। अब न्यूयॉर्क टाइम्स को सिर्फ ये कहकर खारिज नहीं किया जा सकता है कि आप जो है मतलब एक खास विचारधारा को करते हैं। वैसे ही यहाँ पे गार्डियन को लेकर एक विचारधारा है। लेकिन गार्डियन, मेरी जो भी समझ है, सीमित समझ है, और एज जर्नलिज्म के विद्यार्थी के नाते मुझे लगता है कि गार्डियन एक क्रेडिबल अखबार है। बीबीसी जैसे संस्थाएं, अब ट्रंप जो है CNN जैसी संस्थाओं को, जो एकदम कॉर्पोरेट परस्त संस्थाएं हैं, उनको भी फेक न्यूज बोलते हैं, क्रिटिसिज्म बोलते हैं, और उनको तो कुछ रहा नहीं। लेकिन एज ए जर्नलिस्ट, जो हम जर्नलिज्म की पढ़ाई के थ्रू, और जिस तरह से जर्नलिज्म तमाम सारे प्रोसेस होकर और गुजरता है कि इम्पार्शियलिटी और जो दिखती है उसके बिंदुओं पर जो जर्नलिज्म खरा उतरता है, मुझे लगता है कि गार्डियन, न्यूयॉर्क टाइम्स, बीबीसी ऐसे संस्थान जो हैं जो एक क्रेडिबल जर्नलिज्म कर रहे हैं। और अभी मैं सुबह ही देख रहा था, एक जो इंटरनेशनल पॉलिटिकल रिपोर्टर हैं गार्डियन के, उन्होंने एक बड़ा एनालॉजी ड्रॉ किया है वो 1995 के गल्फ वॉर से, जो वहां पे थे वो। अच्छा। और अमेरिका, जब बुश साहब उस समय प्रेसिडेंट थे, तो इसी तरह का माहौल बनाया जा रहा था कि अरे हमने तो, और वो नई नई पैट्रियट मिसाइल आई थी, वो मिरेकल माना जाता था मतलब वॉरफेयर उसमें, कि हमने तो एकदम वो कर दिया है, नेस्तनाबूद कर दिया है, ध्वस्त कर दिया है, अब तो हार जाएगी। लेकिन हमने देखा है थ्रू आउट द टाइम कि इराक का जो वार है, जो फर्स्ट गल्फ वार था, वो कैसे प्रोग्रेस किया, फिर कैसे वहां पे जमीनी सैनिक भी उतारने पड़े। फिर अगेन हमने, मतलब एक एग्जाम्पल होता तो कहा जा सकता था कि भाई ये जो सरकारी भोपू है या सरकारी मीडिया है या जो लीडर्स हैं जी, वो जो कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं, वो सही है। लेकिन हमने इतिहास से अगर कुछ भी सबक ले सकते हैं तो इराक हमारे साथ है, सीरिया हमारे पास है, लीबिया हमारे सामने है, अफगानिस्तान हमारे सामने है, अभी एकदम ताजा यूक्रेन और रसिया का वॉर जो है हमारे सामने है। वॉर शुरू करना आसान है सर, लेकिन अभी के टाइम में जब इतने सारे टेक्निकल एडवांसमेंट के साथ जब युद्ध हो रहे हैं, इतने प्रिसाइज और मारक क्षमता वाले चीजें बनाई जा रही हैं, ये कहना बड़ा मुश्किल है कि युद्ध रुक जाएगा या युद्ध खत्म हो जाएगा या हमने जीत ली है। तो मुझे लगता है कि वो जो एक स्केप्टिसिज्म है, वो जो बड़े और क्रेडिबल एनालिस्ट हैं, सिक्योरिटी एनालिस्ट, वो है, एंड दे, और हमारे पास भी एज अ रीडर, एज अ रिसर्चर, एज अ जर्नलिस्ट, हमारे पास भी इस बात को विश्वास करने के लिए कोई पुख्ता सबूत नहीं है। हम अगर, मैं तो मतलब अगर हम इतिहास से कुछ सीख सकते हैं तो यही है कि ये, मुझे तो कोई अभी तुरंत इसका कोई हल या जीत या हार नहीं दिख रहा। हाँ, और एक चीज़ और भी है कि अखिल जी, की इसको लेकर अमेरिका में जो हम लोग देख रहे हैं कि वो वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ एक बड़ा माहौल ये बन रहा है। वहाँ के तमाम सीनेटर्स हैं जो ये बात कह रहे हैं कि ये लड़ाई एक तरीके से अमेरिका और इसराइल के बजाय इसको कहा जाए कि ये ट्रंप और नेतन्याहू की लड़ाई है, जिसमें इन देशों को झोंक दिया गया है। अब मैं यही जानना चाहता हूं आपसे कि क्या अभी जैसे आपने जिक्र किया गार्डियन के कॉरेस्पॉन्डेंट का, जो एक उन्होंने वार को लेकर अपना असेसमेंट दिया है, इसी तरीके से
क्या किस तरह और बाकी लोग भी देख रहे हैं? क्या वास्तव में ये ट्रंप को ही जिम्मेदार मान रहे हैं ये लड़ाई, ट्रंप और नेतान्याहू वर्सेस ईरान है, या फिर इसको अमेरिका जो ये लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, जो आरोप ईरान पर लगा रहे हैं कि उस रेजिम चेंज करना है, उस तरीके से इसको देखा जा रहा है? क्योंकि जो ब्रिटेन समेत तमाम यूरोपीय देश हैं उन्होंने दूरी बना रखी है, और दूरी बनाने के पीछे भी माना जा रहा है कि यही कारण है कि वो अनावश्यक रूप से इस लड़ाई में अपने को नहीं झोंकना चाहते हैं। देखिए, एक तो एक तत्काल विषय है जो अभी जिस तरह से यूरोपीय देश जो हैं इस वॉर को, इस लड़ाई को लेकर रिएक्ट कर रहे हैं और अपनी रीपोजिशनिंग हम कह सकते हैं कर रहे हैं, ठीक है। इसकी वजह जो है, अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, खास करके ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के बाद जो कुछ उन्होंने एक गतिविधियां शुरू की और जिस तरह के नीति अपनाए, वो चाहे वैश्विक संस्थाओं को लेकर नीति हो या जो सबसे बड़े मुद्दे हैं अभी हैं विश्व के, क्लाइमेट चेंज और इस तरह के जो मुद्दे हैं, उस तरह के मुद्दों पर जो उन्होंने एक बैक ट्रैक किया अपने मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन पॉलिसी के तहत, उसमें मुझे लगता है कि एक यूरोपीय जो बड़े यूरोपियन कंट्रीज हैं, खास करके अगर ईयू की बात करें तो फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, इटली, पोलैंड और यूके अगेन एक लंबे समय तक उन्होंने उनकी साझेदारी रही है। तो ये एक वो हुआ, खास करके अगर हम बोले देखें अगर कि जैसे एक बड़ा क्लाइमेट इशू जो है यूरोपियन देशों के लिए बड़ा एक सेंसिटिव इशू है कि आप सीधे नकार नहीं सकते जी, ठीक है। उसी तरह तो एक बड़ा स्पेक्ट्रम है। लेकिन उसके बाद देखते हैं कि ट्रंप ने यूक्रेन पे कैसे दबाव बढ़ाया पीस डील के लिए, और वो अपने फेवर में, ये नहीं, ये एक बड़ा स्नैपिंग पॉइंट था यूरोपियन कंट्रीज के लिए जो हर तरह से सपोर्ट कर रहे थे यूरोपियन, क्योंकि अगर एक बार किसी तरह से कॉम्प्रोमाइज हो जाता है यूक्रेन और रूस का युद्ध, तो वो धीरे धीरे अगेन एक फियर है, क्योंकि एक प्रॉक्सिमिटी जो है रूस के साथ यूरोपियन कंट्रीज की, फिजिकल प्रॉक्सिमिटी, तो उसका एक डर है। और ये पूरा जो मतलब एक जो मागा नीति के तहत जो नेटो के जो पूरा स्पिरिट है जिसके खिलाफ, जिसके चलते नेटो बना था, वो उसके खिलाफ है। तो एक इन प्रिंसिपल वो था जिसका अभी उस तरह से कोई कल्मिनेशन नहीं है, लेकिन ट्रंप बहुत वो दबाव डाल रहे हैं और तरह तरह की धमकियां भी दे रहे हैं कि तुम ये नहीं करोगे, हमारा साथ नहीं दोगे तो हम ये कर लेंगे, उस तरह का। लेकिन एक दूसरा जो मुझे लगता है ना कि एक बोलते हैं कि एक ब्रेकिंग पॉइंट वो था ग्रीनलैंड पे, जिस तरह का ट्रंप का वो रहा दावा कि ग्रीनलैंड एक ईयू का मेंबर है, ग्रीनलैंड नाटो का सदस्य है और एक लाइक सेमी स्वतंत्र डेनमार्क का वो है पार्ट है, और डेनमार्क जो है एक मोस्ट क्रेडिबल और बड़ा एलाई है नेटो का। अब वो बोल रहे हैं कि मुझे दे दो, नहीं तो हम ये कर देंगे। तो एक चर्निंग है यूरोपियन कंट्रीज में कि क्या हम इस मागा और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ एक बड़ा नेटो का जो स्पिरिट था उसके साथ हम रह सकते हैं, या हम खुद अपना कुछ और करें, मतलब खुद एक नेटो जैसा या मोर, जैसे यूरोपियन कमीशन जो है एक मोर व्यापारिक या वो है, लेकिन इतने ऑर्गेनिकली जुड़े हुए हैं एक दूसरे से एक कंट्री कि अब एक चर्निंग है। लेकिन इसमें ये है कि जब लीड कौन ले, अब बारी ये है, क्योंकि यूके एक था, एक बड़ा से था, एक औपनिवेशिक पावर था, और अभी भी बहुत सारे सॉफ्ट पावर हैं यूके के, लेकिन अब यू से अलग हो चुका है। तो एक वो फ्रैक्शन है कि हम यूके के कैसे लीड लेने दें, वो तो अलग है, हमारा हिस्सा तो रहा नहीं। जब तक जर्मनी में एंगेला मर्केल थी चांसलर, तब एक वो था, उनका एक ऑरा था एक वर्ल्ड लीडर का, और वो बन रहा था। फिर भी हम देखते हैं उस समय अगर सॉफ्ट पावर की बात करें तो बीबीसी के अगेंस्ट में, या साथ साथ DW जैसे संस्थान से जो मल्टीपल लैंग्वेजेस में ऑपरेट करते हैं एज ए सॉफ्ट पावर।
लेकिन फिर वहां पे जब एक राइट विंग कहें कि या दक्षिणपंथी रुझान के लीडर जो का आया, तो वहां पे भी फिर थोड़ा वो उस तरह का वही बहुत लोकल हमें करना है, मतलब सबका अपना अपना वो है ना, एक दक्षिण पश्चिम राजनीति का तो वो है कि एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स और अपना वेरी हाइपर लोकल राजनीति में वो होते हैं। अब इसमें देखिए फ्रांस जो है, मुझे लगता है कि एक खास करके मैक्रोन जो है, दो बार वो अपने विरोधियों को हरा देती है, तो मुझे लगता है कि उनका जो ये है आत्मविश्वास है वो थोड़ा बढ़ा हुआ है और उनको लगता है कि फ्रांस एक अपना उसका हिस्टोरी भी है और एक उसमें, तो वो लगता है कि हम जो है इसको लीड ले सकते हैं। उन्होंने देखा कि देखिए साइप्रस में यूके का ज्यादा इंटरेस्ट है, ही थे वहां पे मिलिट्री से, लेकिन सबसे यूके से पहले उन्होंने मैक्रोन ने वो किया कि हम साइप्रस को प्रोटेक्ट करने के लिए संसाधन भेज रहे हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही अखिल आपने कि एक दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि एक अमेरिका का खास तौर से डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से एक प्रोएक्टिव अपना व्यू लेकर चल रहे हैं और अटैक कर रहे हैं, उसको देखते हुए यूरोपियन कंट्रीज़ में एक डर भी है, खौफ भी है, फियर भी है। ग्रीनलैंड तक वो पहुंच गए, डेनमार्क तक पहुंच गए, यूक्रेन और रशिया में वो इन्वॉल्व है ही। दूसरी ओर यूरोपियन कंट्रीज़ में भी कि कौन विश्व गुरु बने उसको लेकर एक होड़ चल रही है। तो ये दोनों कंट्राडिक्शंस हैं। इसका मतलब ये दोनों चीज़ें पैरेलल चल रही हैं। यूरोपीय देशों में अमेरिका का एक डर भी है और आपस में एक यूनिटी जो होनी चाहिए वो यूनिटी भी नहीं है। यूनिटी भी नहीं है। हम देख रहे हैं कि जर्मनी जो है सपोर्ट कर रहा है, लेकिन उसके बनस्पत आप देखें कि ये giorgia मेलोनी इटली की जो प्रधानमंत्री हैं, वो तो बड़ा ट्रम्प समर्थक थी, लेकिन अभी एकदम खुलकर उसके विरोध में आ गई हैं। तो इसके पीछे एक मुझे लगता है कि एक जो स्थानीय वजह है वो भी एक मुख्य वजह है। और सभी यूरोपियन कंट्रीज का एक बड़ा डर ये है कि मतलब एनर्जी संकट से इतर बड़ा डर ये है कि अगर मिडिल ईस्ट में फिर से बड़ा कुछ अस्थिरता आती है तो एक जो इमिग्रेशन माइग्रेंट जो वो है संकट है, शरणार्थी संकट, वो फिर से बढ़ेगा यूरोपियन क्योंकि मेडिटेरियन पार करते ही सारे यूरोपियन कंट्रीज है, वो अमेरिका तो जाएंगे नहीं, अमेरिका का तो इसी का तो फायदा ले उठाता है अमेरिका। हाँ, और एक बड़ा पिछले कुछ सालों में एक एंटी इमिग्रेंट जो सेंटिमेंट है इन सारे यूरोपियन कंट्रीज में बहुत तेजी से उभरा है, तो ये सोच रहे हैं कि हम कैसे बैलेंस करेंगे। दूसरी बड़ी बात है मुझे लगता है कि सर की यहाँ पे मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज डेमोक्रेटिक संस्थाएं जो हैं अभी भी मजबूत हैं और नेता जो है जनता के प्रति, संसद के प्रति जिम्मेदार हैं। वो इनका डर है कि हमें जवाबदेही तय करनी है और हमें देनी है। ये नहीं, अमेरिका की तरह नहीं है कि हम संसद को या कांग्रेस को साथ लिए बिना कुछ भी कर सकते हैं। अभी देखें कि जो थोड़ा भटकाव होगा, लेकिन जस्ट उदाहरण दे रहा हूँ कि यहाँ पे जो एप्स्टीन फाइल के मामले में जो दो बड़े नाम यूके में सामने आए हैं, वो एंड्रू माउंटबेटन जो यहाँ के किंग के छोटे भाई हैं, और दूसरे जो पूर्व ये थे राजनेता और यहाँ के यूके का यूएस में एम्बेसडर मैंडलसन, उन पे कार्रवाई हो रही है, उनको गिरफ्तार किया गया, फाइलें निकल रही हैं, ठीक है, उनका रॉयल जो है वो किया गया। तो एक डेमोक्रेटिक, हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ भी बहुत सारे नाम आए, लेकिन वो उस पर कोई बात ही नहीं रही, कोई मुद्दा ही नहीं बन रहा। वो तो संसद में तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी डेमोक्रेटिक संस्थाओं का डर जो है और उसका जो सम्मान जो है अभी यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे एक अभी भी एक बड़ी आबादी है जो डिक्टेटरशिप के जो दंश हैं और उसके साथ जो वर्ल्ड वॉर 2 हुआ उसकी स्मृतियां अभी भी उनके मन में ताजी हैं, ठीक है। तो वो फिर वो जनरेशन है वो चीज नहीं देखना चाहता है, उस तरफ नहीं जाना चाहता है। बिल्कुल, मतलब वो उससे युद्ध को नहीं चाह रहे हैं और युद्ध छेड़ा गया है तो उससे जितना हो सके वो दूरी बनाए रखें। यानी कहने का मतलब अखिल जी की ये भी है कि वहाँ की आम जनता भी इस लड़ाई में
खुद को शामिल करने की ज़रूरत नहीं समझ रही है अपनी, यानी इस मामले में अपनी सरकारों के सपोर्ट में है, या जनता में कोई ऐसा धड़ा है, कोई ऐसा वर्ग है जो ये चाहता है कि इस लड़ाई में यूरोपियन देश जो हैं वो सपोर्ट करें, सपोर्ट में आए? ऐसा है क्या? मैं आजकल अपेक्षाकृत थोड़ा वो हूँ, लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, और तो मुझे तो ऐसा कोई ये इंडिकेशन नहीं मिला है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे स्थानीय हो या दूसरे देशों से आए हुए लोग जो यहाँ पे रह रहे हैं, या दूसरे कंट्रीज में भी मैं थोड़ा आते जाते रहता हूँ, ये एक वो लग रहा है कि ये मतलब एक आम सेंटिमेंट है कि एक इजराइल के दबाव में लिया गया फौरी कदम है, बिना सोची समझी कदम है, और इसका कोई निर्णायक हल नहीं निकलने वाला है। अच्छा होगा ये कोई बातचीत हो और खत्म हो चीज, क्योंकि ये अगर प्रोलॉन्ग होगा तो सभी के लिए मुश्किल होगा। जी, एक सवाल थोड़ा सा हट के है अखिल जी कि ये बड़ा यूरोपियन कंट्रीज़, अमेरिका हुआ, यानी जिसको हम पश्चिमी दुनिया कहते हैं, पश्चिमी देश कहते हैं, इनके यहाँ पर्यावरण को लेकर बहुत सी बातें होती हैं और बड़ा उस पर चिंता जताई जाती है, सारी चीज़ें हैं। यहाँ मिडिल ईस्ट में जो कुछ भी हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं कि पर्यावरण की तो धज्जियाँ उड़ी हुई हैं, इतने बम धमाके हो रहे हैं। हालांकि रूस और यूक्रेन के बीच भी हो रहा है, इसराइल ने कितने बम डाल दिए फ़लस्तीन पर, वो सारी चीज़ें हो रही हैं। क्या वहाँ की पॉलिटिकल लॉबी, वहाँ के लोग, वहाँ की जो सामाजिक संस्थाएं हैं, पर्यावरण से जुड़ी संस्थाएं हैं, इस युद्ध में को लेकर वहाँ के पर्यावरण संकट की भी चर्चा करती दिख रही हैं, या युद्ध के पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, इन्हीं सारे चीज़ों की बातें हो रही हैं? अभी तक मेरी नज़र से ऐसे बहुत सारे कुछ रिपोर्ट्स तो नहीं गुजरे हैं, क्योंकि अभी एक एक्टिव वॉर के समय में बहुत सारे दूसरे मुद्दे हैं, ह्यूमन राइट्स के मुद्दे हैं, और जैसे बच्चों के स्कूल पे जो हमला हुआ उस तरह के मुद्दे हैं, वो ज्यादा उनको ज्यादा तवज्जो मिल रहा है। दूसरे जो तेल संकट के चलते हर एक संशय बना हुआ है, वो एक इशू है। दूसरी बात ये है कि एक अगर ह्यूमन राइट्स और सेंसरशिप की बात करें या इस तरह की बात करें, एक इधर के प्रेस में, और खास करके मैं जिस फील्ड से आता हूँ, ओपन सोर्स रिसर्च और इंटेलिजेंस में, उसमें एक बड़ी बहस ये है कि कैसे इजराइल जो है, जो सैटेलाइट कंपनियां हैं, उन पे एक सेंसर लगा रहा है कि ईरान से के हमले से जो डैमेज हो रहे हैं वहाँ के जगह, लोकेलिटीज या संस्थान या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो पिछले साल का जो 12 दिन का युद्ध था, तभी से उन्होंने एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेंसरशिप लगाया हुआ है कि आप ये नहीं दिखाएंगे। उनका कहना है कि इससे ये होगा कि ईरान को एक इस तरह का हिंट मिलेगा कि उसका प्रिसीजन कितना बढ़िया है, कितना डैमेज कर रहा है कौन सा चीज, तो उसको हेल्प करेगा और अपने रणनीति बनाने में। ठीक है, लेकिन अब देखिए यहाँ का जो मेन मतलब एक बड़ा डिबेट का एक हिस्सा यह है कि इससे ये हो रहा है कि जो नैरेटिव सेट हो रहा है वो ये हो रहा है कि देखो भाई, ईरान की तबाही मच गई, ईरान में धुआं उड़ गया, लेकिन दूसरी तरफ हमें ये नहीं पता चल रहा है कि जो इजराइल में जो हमले हो रहे हैं उसका असर कितना है और किस स्तर का है, वहां पे कैजुअलिटी कितनी हो रही है, वहां पे क्या है। तो एक जो है बैलेंस नहीं है, इम्पार्शियलिटी नहीं है नैरेटिव में, क्योंकि वहां पे खुद अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, लगभग विदेशी और लोकल जर्नलिस्ट के लिए भी जो लोग ऐसा कर रहे हैं, अगर सैटेलाइट इमेजरी यूज करते हैं ऐसे, तो 15 साल की जेल का प्रावधान, ऐसा कुछ, मतलब इतने कड़े नियम है वहां पे। और इस तरह से इसमें कंप्लिसिट है जो जैसे बड़ी बड़ी प्राइवेट कॉर्पोरेट कंपनियां जो है, जो जैसे मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, जो बहुत प्रिसाइज और क्लियर एचडी अच्छी क्वालिटी का सैटेलाइट इमेजरी मुहैया कराती है, वो नहीं मिल रहा है हम जैसे जर्नलिस्टों को कि एक पैरेलल ड्रॉ कर सकें कि वहां पे हमले में कितना नुकसान हुआ तो यहाँ के हमले में कितना नुकसान हुआ। जी बिल्कुल, यानी खबरें जो है सेंसर की जा रही हैं, हालांकि काफी कुछ दिन तक तो बिल्कुल ही कोई खबर नहीं
नहीं आई, लेकिन पिछले 3-4-5 दिनों से ऐसा लग रहा है कि वहाँ के अखबार भी कुछ, एक जैसे जेरूशलम पोस्ट है, उसने एक बड़ी रिपोर्ट की थी, उसकी कई रिपोर्ट्स देखने को मिली है जो इजराइल को जो कुछ नुकसान हो रहा है उसकी तस्वीरें वो बयां कर रहा है। मैं उसी बात पे आना चाह रहा था। हाँ जी हाँ, तो इसको ये क्या यहाँ पर यूरोपियन मीडिया इसको किस तरीके से कवर कर रहा है, उस लड़ाई को, उसके नफ़े नुकसान को? एक वो है, लाइक ऑब्वियसली अगर बहुत साफ साफ तो अभी तक मेरे नज़र में ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई है कि क्या हो रहा है और कितने डैमेज हैं, क्योंकि एक एक्टिव वॉर जोन है, वहाँ पे उस तरह का कोई विश्लेषण करना या सर्वे करना भी मुश्किल हो रहा है। तो कम से कम मेरे नज़र में इस तरह का कोई बहुत एक एक्यूरेट एनालिसिस तो नहीं आया है, लेकिन उसी की खोज में जो ये चीजें बातें आ रही हैं कि हम चाह रहे हैं कि एक एक्यूरेट एनालिसिस हो, इम्पार्शियल रिपोर्टिंग हो, लेकिन नहीं हो पा रहा है बिकॉज हमारे इस तरह के चीजें जो है वहां से नहीं मिल रही है एक पक्ष से, जबकि दूसरे पक्ष से बहुत सारे चीज हर कदम कदम पे जो मिनट मिनट पे जो डेवलपमेंट हो रहे हैं वो मिल रहे हैं। तो ऑब्वियसली एक सोशल मीडिया पे या इंटरनेट के डिजिटल मीडिया के थ्रू इस तरह का एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश भी हो रही है। तो एक देखिए कि एक जो उनका जो इजराइल और अमेरिका का जो टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया और इंटरनेट पे भी एक बड़ा जो दबदबा है, और आजकल हम सब लोग जो हैं एक उसी तरह से अपना न्यूज या इंफॉर्मेशन या एंटरटेनमेंट कंज्यूम करते हैं। तो एक जो एक खास तरह का जो नैरेटिव गढ़ा जा रहा है वो तो प्रबल होता दिख ही रहा है कि ईरान बर्बाद हो गया, तबाह हो गया, या इस तरह का। जी बिल्कुल, कि यहाँ पर ईरान के तो नुकसान की खबरें आ रही हैं और ईरान ने खुद भी स्वीकार किया है कि उसको कितना जान माल का नुकसान हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ इसराइल में क्या कुछ हो रहा है वो खबरें नहीं आ पा रही हैं, वो सेंसर्ड है वहाँ पर और उसकी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिल रही। हालांकि जो गल्फ़ कंट्रीज़ में अमेरिकन ठिकाने हैं वहाँ की तस्वीरें मिल जा रही हैं, क्योंकि वो नहीं रुक पा रही हैं, वहाँ पर इजराइल का अपना कंट्रोल उस तरीके का नहीं है कि उनको रोक दें। पर ये चीज़ें हैं और नुकसान जाहिर सी बात है, जो तस्वीरें फिर भी आई हैं तेल अवीव से हों, हाइफा पोर्ट की हो, यरूशलेम की हो, वो दिखा रही हैं कि कैसे वहाँ पर बड़ी बड़ी बहुमंजिला इमारतें एकदम खंडहर में तब्दील हो गई हैं। और बात यह है कि ये चीज़ें आप कुछ समय तक तो रोक लेंगे, लेकिन बहुत लंबा नहीं रोक पाएंगे। मुझे अब्बास अरागची का एक बयान याद आ रहा है, उन्होंने अभी 3-4 दिन पहले कहा था कि युद्ध के एक हफ्ते में ही करीब 600 से ज़्यादा जो ब्रिटिश सैनिक हैं वो हताहत हैं, या तो मारे गए हैं या फिर वो उनमें से घायल हैं। लेकिन ब्रिटेन जो अमेरिका की ओर से अभी तक ये संख्या केवल 7 स्वीकार की गई है कि 7 ब्रिटिश, माफ़ कीजिएगा, अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं। पर जाहिर सी बात है कि इतनी ये लड़ाई चल रही है, वहाँ पर कई ऐसे हमले हुए कि सैनिक ही थे उन जगहों पर और किसी का पता नहीं चला है। तो मारे तो जा ही रहे हैं, युद्ध में नुकसान होता ही है। अब्बास अरागची ने यह कहा था कि आप देर से ही सही, लेकिन आप बताएंगे तो है ही, आपको तो बताना पड़ेगा ही, आप स्वीकार ज़रूर करेंगे, लेकिन आप अभी नहीं कर रहे हैं। तो ये भी एक बात है, और ये इस चीज़ का दबाव भी ट्रंप पर उनके अपने देश में बहुत ज़बरदस्त है कि इतना बड़ा जो सैन्य नुकसान है वो केवल रिसोर्सेज का ही नहीं, लेकिन जो ह्यूमन रिसोर्सेज का भी नुकसान है वो बहुत ज़्यादा है, और उसको लेकर वो बुरी तरीके से अपने देश की जनता में घिरे हुए हैं। तो ये इन चीज़ों पर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ट्रंप जो विभिन्न मोर्चों पर घिरे हुए हैं उसका वहाँ इन यूरोपियन देशों में या यूके में जहाँ आप हैं वहाँ किस तरीके से इसकी चर्चा हो रही है? क्या पूरी लड़ाई के लिए ट्रंप को ही दोषी माना जा रहा है, या फिर ट्रंप जिस मकसद से लड़ाई कर रहे हैं उससे कोई कन्विंस्ड भी नज़र आ रहे हैं? देखिए, एक जो जहां तक मेरी सीमित समझ है जी, ट्रंप को लेकर एक जनरल हेट्रेड नहीं बोलूंगा, लेकिन लोग नहीं बात करना चाहते हैं। यहाँ की जो जनता है उनका जो एक जुड़ाव है वो अमेरिकन एज अ कंट्री, एज अ जनता है। अभी जिस तरह से ट्रंप ने एक बहुत ही कहें दादागिरी वाला रवैया अपनाया है,
अभी की वर्तमान जनता जो है, यहाँ की यूरोपियन जनता जो है, उस दादागिरी के, उस यूनिलेटरल डिसीजन मेकिंग और डेमोक्रेटिक संस्थाओं को कॉम्प्रोमाइज करके जो भी करने वाला जो चीज है, उसको एज अ क्या बोलते हैं, मतलब एक अब हो रहा है वो तो सामने है, लेकिन उस पे लोग बहुत सहज नहीं है बात करने के लिए जी। कि क्या क्या बात करें, वो तो सब सामने हो रहा है। एक कन्विक्टेड क्रिमिनल जो है, मतलब कन्विक्टेड क्रिमिनल ही आजकल दुनिया चला रहे हैं। तो अब उस पे एक वो नहीं है, मतलब किसी से भी आप ये नहीं करें कि अरे आपका क्या मुद्दा है, तो वो बोलेंगे उसको लेकर क्या बात करना है, ठीक है। और ये तो एक अब लोगों की आम जो बातचीत का जो विषय है वो उसमें ये इमेज है ट्रम्प का। और दूसरी जो चीज है कि बाकी जो उनकी जो नीतियों ने पॉलिटिकल स्फीयर में या राजनीतिक उसमें जो एक चर्निंग या एक डिबेट शुरू किया है कि ये आदमी इतना अनप्रेडिक्टेबल है, तो हम क्या करें, हम अभी भी नेटो के साथ में एज ए एलाई रहें या हम अपना कुछ बनाने का या अपना कुछ शुरू करने का इस तरह से सोच कर। ऑब्वियसली एक धड़े पे नहीं है, क्योंकि अभी जो यूरोपियन कमीशन के जो प्रेसिडेंट है उर्सुला, उनका एक रिसेंटली बयान आया था कि हम वर्ल्ड पीस के वो नहीं होंगे, फ्लैग बेरर नहीं होंगे, मशाल धावक नहीं होंगे, हम वी नीड टू डू समथिंग आवर ओन। इससे बहुत सारे दूसरे यूरोपियन कंट्रीज के यहाँ के जो डिप्लोमेट्स कमेंटेटर है उनका विरोध भी उसमें हुआ है। लेकिन ये जो बयान है वो दिखा रहा है, और खास करके अभी जो ईरान वॉर को लेकर डिफरेंट कंट्रीज के जो डिफरेंट ओपिनियंस हैं, साथ दें नहीं दें तो कितना दें, जो एक मेजर्ड स्टेप्स हैं, वो ये दिखा रहा है कि अभी एक बहुत कोई एक पेज पे नहीं है सारे कंट्री, लेकिन डिबेट है, एक चर्निंग है। अब वो कैसे आगे ये शेप लेगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक मुझे देखें कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद एक जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो शिफ्ट हो रहा है, थोड़ा चेंज हो रहा है, ये तो दिख रहा है सामने। बिल्कुल ये दिख रहा है। और मोटा मोटा ये कि आम जनता वहाँ की वो ट्रंप की नीतियों को पसंद नहीं कर रही है। ये जिस तरीके से उनकी नीतियाँ हैं और जिस तरीके से उनका एक अविश्वसनीय फेस कह लीजिए वो है कि कभी ये और कभी वो, कुछ आप भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो ये चीजें बहुत एक तो बड़ा ये है कि जैसे मैं बस एक दो सेंटेंस दे दो, बता दो। एक तो यहाँ पे आम लोग हैं जो चाहे जिस भी विचारधारा से जुड़ा हो, चाहे जिस भी पॉलिटिकल व्यूज से जुड़ा हो या एथनिसिटी से जुड़ा हो, जिस भी, एक डेमोक्रेटिक जो संस्थाएं हैं उसमें एक विश्वास है कि भाई जो डेमोक्रेसी से देश चल रहा है तो डिसीजन मेकिंग भी उसी प्रोसेस से होना चाहिए। ये नहीं कि कोई जीत गया एक इलेक्शन तो उसको जो मन आ रहा है वो कर रहा है, उसकी जवाबदेही जो है वो तय होनी चाहिए। जी जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद अखिल जी इस पूरी बातचीत के लिए। बहुत शुक्रिया आपका, आपने समय निकाला और फिर आपसे कोशिश करेंगे बात। अगर 1 मिनट में आपसे लूं, एक बात कहनी थी जो मैं सबसे शुरू में कहना चाह रहा था जी, कि एक बड़ा अजीब से समय में हम रह रहे हैं, जो युद्ध जैसे गंभीर विषय भी हास्य और विनोद और मजे के वो हो रहे हैं, जो भी पॉलिटिकल एक्सट्रीम के दोनों तरफ। मुझे लगता है कि और इस तरह के भी जब स्कूल पे बम गिराए जा रहे हैं, पीने के पानी के ठिकानों पे बम गिराए जा रहे हैं, गैस और जो एक बहुत जरूरी चीज है आम आदमी के लिए, उन पे संकट आ रहा है, तब भी युद्ध को लेकर हंसी मजाक और इसको मार दिया वो कर दिया। ऐसे समय में मुझे लगता है कि जो जिनेवा कन्वेंशन में ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार के जो कुछ आर्टिकल्स हैं वो स्कूल्स में शामिल किए जाने चाहिए, स्कूल्स के कैरिकुलम में, कि किसी पानी के ठिकाने पे हमला करना कोई स्ट्रेटेजिक मास्टर स्ट्रोक नहीं है, ये क्राइम है।
क्राइम। ठीक है, इस तरह की जो चीजें हैं, या युद्ध बंदी को मार देना, ये कोई वो नहीं है, बेचारगी नहीं है उसकी, हाँ, वो उसका स्कूल अधिकार है स्कूल स्कूल उसमें पर करना। हमले कर देना है और उसको आप बड़े स्कूल पे गर्व से हमले आप कर बता। देना, जी। धार्मिक स्थानों पे हमले कर देना। जी। तो ये मानवाधिकार जैसे शब्द जो हैं, जिसको हम्म। हास्य और उस तरह के सटायर के इशू बनते जा रहे हैं, हम्म। इस युद्ध जैसे माहौल में मुझे बहुत गंभीरता से लगता है कि ये जिनेवा कन्वेंशन के मानवाधिकार के जो आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद हैं, वो स्कूलों में बच्चों को इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए कि ये कोई हंसी मजाक का विषय नहीं है, ये इस तरह से दुनिया चलती है जी और इस तरह बिल्कुल, से दुनिया को देखा है। हाँ, बहुत गंभीर ये इनकी मीनिंग है, और जिस वजह से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जिस तरह से इसको पूरी दुनिया में इनकी ज़रूरत महसूस की गई, वो अगर आज हंसी मजाक का विषय बन गई हो तो वो उससे जो नई पीढ़ी है उसको भी अवगत कराना चाहिए। बहुत बेहतरीन सुझाव है, अच्छी बात आपने कही है। बहुत बहुत धन्यवाद अखिल जी इस पूरी बातचीत के लिए।